वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो भाई क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3, नोमैडिक एम्पायर्स फ्रॉम आवर एनसीईआरटी के बेस्ट नोट्स। तो देखो गाइस, आई नो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। जैसे जैसे ये हिस्ट्री की बुक बढ़ती रहती है वैसे वैसे चैप्टर्स की डिफिकल्टी बढ़ती रहती है। बट नो नीड टू वरी, आई एम सिमरन सहानी और मैं आपको पूरा सिलेबस हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का पढ़ा रही हूँ अपने चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट गिवन है। तो आज ये जो चैप्टर है इसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है? यहाँ पे हम मंगोल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। चंगेज खान, इनका नाम आपने हिस्ट्री में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश करा था, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। और ये जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी बेस्ट नोट्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखो, जब आप इससे पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लाइन डिफिकल्ट नहीं लगेगी। और ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर रही हूँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे नोट्स के लिए। हर 11th की हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल का हो, इंग्लिश का हो, हर चैप्टर के नोट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो हिस्ट्री लिए तो टेंशन की जरूरत नहीं, योर सिमरन दीदी इज हियर। 11th पॉलिटिकल हिस्ट्री कोई भी चैप्टर है सबके नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। चैनल पे डिटेल वीडियोस होंगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरा सेकंड चैनल गिवन है, वहां से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। एक और चैनल बना रखा है मैंने 11th 12th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। भाई ये चैप्टर तो पढ़ लिया, बट इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे वो वहां करेंगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन हो गया, समझ में आ गया मैं कौन हूँ, कैसे पढ़ाऊंगी। अब शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, एंड दिस विल बी योर फेवरेट चैप्टर। इस चैप्टर को देख के आपको समझ में आएगा आपके अंदर अगर काबिलियत है, अगर आप कोई चीज को अपना इरादा बना लो तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। देखना आप कैसे चंगेज खान ने, एक छोटे से आप कह सकते हो ट्राइबल ग्रुप के रीडर ने, इतनी बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। दैट वी विल स्टडी, पूरा मोटिवेटेड चैप्टर है हमारा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को हम समझेंगे। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नोमैडिक एम्पायर। नोमैड्स मतलब क्या होता है? बंजारी, यानी कि जो लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, वो अपनी झोपड़ियां बनाते हैं, इन्हें कबीले वाले भी कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। ये अपनी झोपड़ियां, टेंट के घर बनाते हैं और ये मवेशी यानी कि जानवरों को पालते हैं, ठीक है। इनका अपना क्लैन का, अपने ट्राइब का एक लीडर भी होता है, जो जिसको ये गिफ्ट्स देते हैं, अपना शेयर देंगे जो इन्होंने उगाया है। और जो है इस तरीके से बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी। इनको क्या कहते हैं? नोमैड्स। क्यों? क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है बर्फ पड़ गई, सर्दी हो गई, तो ये क्या करेंगे? ये अपने जानवर को लेके, अपनी झोपड़ियां लेके जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर वहां पे थोड़ी बहुत खेती करी, थोड़ा बहुत जानवरों को जो है पालन पोषण करके कमाया पैसा, फिर वो जगह बेकार हो गई तो अगली जगह पे चले। तो इनका कोई ठिकाना नहीं होता, दीज आर द नोमैड्स। बट आज हम पढ़ेंगे नोमैडिक एम्पायर के बारे में, एक ऐसा एम्पायर जो इन बंजारों ने बनाया था। इनकी क्या खासियत होती है नोमैड्स की? ये एक जगह टिकते नहीं है। वहीं पे एम्पायर वर्ड जो होता है, इसका तो मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा बड़ा सा किंगडम जिसकी डेफिनेट टेरिटरी है, डेफिनेट बाउंड्री है, एक रूलर है जो तरीके से रूल कर रहा है। तो ये दोनों वर्ड्स ही ऑपोजिट है। एम्पायर मतलब ब्रिटिश एम्पायर था, पता था ना कहाँ है ब्रिटिश एम्पायर? ब्रिटेन का है। पता था ना रानी बकिंगम पैलेस के अंदर रहती हैं और कितनी एरिया को रूल करी है। वो रोज रोज घूम थोड़ी रहती इधर से उधर, नहीं। एम्पायर मतलब डेफिनेट टेरिटरी के अंदर जो एक बड़ा रूलर रूल कर रहा है। और नोमैड्स मतलब जो इधर उधर घूमते रहते, धक्के खाते हैं, ठीक है, और जो है अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो यही चीज आपको आपके फर्स्ट टॉपिक में बता रखी है, जो मैंने आपको हिंदी में समझा दी तो आसान लग रहा है, और यही इंग्लिश में घुमा फिरा के लिखी होती है। तभी मैंने कहा एनसीईआरटी को कोने रख दो, माई नोट्स आर हियर। तो एट फर्स्ट टर्म नोमैडिक एम्पायर कॉन्ट्रडिक्टरी, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा सीधा लगता है। नोमैड्स वो है जो हर समय घूमते रहते हैं, स्मॉल फैमिली होती है उनकी, एम्पायर तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सिंपल एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, इनका पॉलिटिकल सिस्टम सिंपल होता है, इनका एक अपना लीडर होता है। तो नोमैड्स की जो है खासियत क्या है? जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन को ओपन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स एक्सेस कर लेना, लिखो मत अभी। कमेंट सेक्शन ओपन करो और उसमें लिखो नोमैड्स की खासियत क्या है। कोई फिक्स टेरिटरी नहीं है, सिंपल इकोनॉमी है, और कोई स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन इनका नहीं होता। वहीं पे एम्पायर की फिक्स टेरिटरी है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है और ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। बट ये सब को हम एक साथ कैसे जोड़ पा रहे हैं? तो इसीलिए ये जो आइडिया है नोमैडिक एम्पायर का, ये हमें इम्पॉसिबल लगता है। बट हाउ एवर हिस्ट्री ने हमें प्रूव करा दैट नोमैडिक पीपल ने भी ऐसा पावरफुल एम्पायर बनाया। देयर फोर जो ये पुरानी डेफिनेशंस है ना कि एम्पायर का मतलब ये होता है, नोमैड्स का मतलब ये होता है, इस पे हम पक्के नहीं हो सकते हैं।
तुमने तो डेफिनेशन बना दी, उन्होंने तो तुम्हारी डेफिनेशन को गलत प्रूव कर दिया। अब किस-किसने इनकी डेफिनेशन को गलत प्रूव करा था, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे इस्लामिक एम्पायर्स का, ठीक है? जहाँ पे हमने अरेबिया के नोमैड्स के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने आगे चल के ओटोमन एम्पायर तक बनाया, ठीक है? वो लोग भी जो ओटोमन एम्पायर बना था, अब ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, बट पहले पढ़ाया जाता था, वो कौन थे? वो भी सब नोमैडिक पीपल ही थे, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया था। सेम ऐसा हुआ मंगोल के अंदर सेंट्रल एशिया में। यहाँ पे जंगीज़ खान की लीडरशिप के अंडर में जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर बना था हिस्ट्री का, जो यूरोप और एशिया तक फैला हुआ था। ठीक है, मंगोल का सोशल इकोनॉमिक लाइफ कंपेयर टू अगर हम बाकी जगहों से बात करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, ठीक है? ट्रेड करते थे ये, लड़ाइयाँ करते थे ये, सिविलाइज़ेशन से इंटरैक्ट करते थे ये और इधर-उधर की सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करके उनसे नए आइडियाज़ को ये सीखते थे। तो हमें समझ में क्या आया? द मंगोल्स प्रूव दैट इवन नोमैडिक जो है सोसाइटीज़ जो है, वो भी पावरफुल वेल ऑर्गनाइज़्ड एम्पायर को बना सकती हैं। इससे हमें ये समझ में आया। अब मैं ज़रा दिखा देती हूँ तुम्हारे को इन मंगोलियंस ने किया क्या था। ये देख रहे हो हमारे वर्ल्ड मैप, इसका कितना सारा हिस्सा ये रेड से कवर्ड है। ये सब कब्जा लिया था इन ट्राइबल पीपल ने, इन बंजारों ने, इन नोमैड्स ने ये सब कब्जा लिया था, जिसमें पूरा चाइना आता है, जिसमें बहुत सारा ईरान आ रहा है, जिसमें उज़्बेकिस्तान भी आ रहा है और यहाँ तक आप देखो ऑलमोस्ट बहुत सारा रशिया भी आ रहा है यहाँ पे। तो इतने बड़े-बड़े एरियाज़ को ये कैप्चर करके बैठे हुए थे एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी। कैसे किया इन्होंने ये सब? ये बनता है हमारा चैप्टर, ठीक है जी? तो चलो द राइज़ ऑफ मंगोल एम्पायर के बारे में किसने किया था? चंगेज़ खान ने किया था, ठीक है? चंगेज़ खान जो है उन्होंने मंगोल की कस्टम्स को अडॉप्ट करा। सबसे पहले अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, गुड एडमिनिस्ट्रेशन किया और उनके एम्पायर के अंदर डिफरेंट-डिफरेंट लोग रहते थे। देख ही रहा है मैप देख के, अलग-अलग लैंग्वेज के, अलग-अलग रिलीजन के, अलग-अलग इकोनॉमीज़ के लोग रहते थे। सो द मंगोल्स कुड नॉट रूल ओनली विद देयर ओनली स्टेपी ट्रेडिशन। ये मंगोल के लोग पता है कहाँ के थे ये चंगेज़ खान? ये स्टेपी के थे। स्टेपी होता है ग्रासलैंड एरिया, यानी कि जहाँ पे पहाड़ नहीं है, जहाँ पे नदियाँ नहीं हैं, वैली साइड है, वो क्या है? ग्रासलैंड है, जहाँ पे ये अपने जानवरों को चरवाते थे और उससे अपनी इकोनॉमी चलाते थे। तो सबके ना अपने-अपने ट्रेडिशन होते हैं। स्टेपी लोगों का अपना अलग ट्रेडिशन है। अब ये स्टेपी वाले राजा बन गए, बट ये रूल किसको कर रहे थे? ऑलमोस्ट बहुत सारे हिस्से हमारे वर्ल्ड के, सबके वहाँ के तो अलग-अलग ट्रेडिशंस थे। तो फिर इन्होंने खुद को बदला भी, जो लोगों के ट्रेडिशन के हिसाब से उनको जो है रूल करा। न्यू आइडियाज़ को अडॉप्ट करा, कभी-कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करे और इतने बड़े एम्पायर को इन्होंने रूल करा। द मंगोल एम्पायर ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता था बाकी कल्चर से और इस तरीके से उन्होंने जो है इतने सारे राज्यों पे रूल करा। चलो, अब हमें मंगोल एम्पायर के बारे में जानने की हिस्ट्री कहाँ से पता चलती है? यानी कि इनके बारे में हमें पता कैसे चला? एक और फ़ोटो आ गई द मंगोल एम्पायर की, देख रहे हो? ये सारा व्हाइट से जो एरिया मार्क्ड है। तो भाई हमें कैसे पता चलता है कहाँ-कहाँ इन्होंने रूल करा था मंगोलियंस ने? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द सोर्सेस? जैसे फर्स्ट चैप्टर में मेसोपोटामिया की सोर्सेस पढ़ी थी, सेकंड में रोमन एम्पायर की सोर्सेस थी, पापायरोलॉजिस्ट थे और वो सब थे। अब मंगोल एम्पायर की नो जो है सोर्सेस क्या थी? ये मेरी ईज़ी नोट्स है। इसमें 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा आपका, आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर दोगे। पहली सोर्स थी रशियन स्कॉलर, क्योंकि इन्होंने रशिया को भी कब्ज़ा ही रखा था। तो रशिया के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने स्टडी करा मंगोल्स को 18-19 सेंचुरी में और उन्होंने लिखा, क्योंकि ये लोग खुद तो अपनी हिस्ट्री लिखते नहीं थे, ये तो बोलते रहते थे। इनका कोई शौक नहीं था कि भाई लिखे अपने बारे में, नहीं, लोगों ने ही लिखा जो लिखा इनके बारे में। लेटर मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स जो थे, उनके हिस्टोरियंस ने भी मंगोल्स को स्टडी करा, लिखा, ठीक है। अब कैसे पता लगाया इन्होंने? ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी ट्रैवलर्स से, सोल्जर से, मर्चेंट से, स्कॉलर से, पूछा भाई मंगोल्स के टाइम पे क्या होता था, कैसे होता था, एंड दे देन स्टार्टेड राइटिंग इट। तो उससे हमें मंगोलियंस के बारे में पता चला। दे बिलीव दैट सोसाइटी चेंज फ्रॉम ट्राइबल, ये लोग ट्राइबल, क्लैन बेस, क्लैन क्या होते हैं? गुट बना रखे होते हैं उन्होंने, अपने कबीले बना रखे होते हैं, उसका एक लीडर है। ये क्लैन बेस से जो है फ्यूडल सिस्टम की तरफ गए, लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स की सिस्टम की तरफ, ठीक है जी। फिर बोरिस वाल्दिमिर्स्टोव, ये एक रशियन लीडर है, डिड इम्पोर्टेंट रिसर्च ऑन मंगोल लैंग्वेज एंड कल्चर, इन्होंने क्या करा? मंगोल की लैंग्वेज और कल्चर पर रिसर्च करी। फिर वैजली ने जो है प्रेज करा मंगोल को, बट जो उनकी बुक्स है वो बहुत समय बाद पब्लिश हुई थी, दे वर सेंसर्ड ड्यूरिंग द स्टेलिन्स रूल, ठीक है। तो बहुत सारे रशियंस ने हमें
लिखकर मंगोल्स की हिस्ट्री के बारे में बताया। ठीक है जी। मंगोल की हिस्ट्री जो है रिटन बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, उन पे बहुत सारी बुक्स है। ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल। तो इस चैप्टर में हमें बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सी है, 1 मार्कर क्वेश्चन ये वाला, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल। बुक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कौन सी बुक से सबसे ज्यादा हमें मंगोल्स के बारे में पता चला, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल वाली। सिंस मंगोल्स रोट वेरी लिटिल देमसेल्व्स, अपने बारे में खुद ये नहीं लिखते थे क्योंकि इनको कब्जा करने में, लड़ाई करने में ज़्यादा टाइम निकल जाता था। हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन फॉरेन सोर्सेस, हमें सिर्फ फॉरेन सोर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है मंगोल्स के बारे में जानने के लिए। सो हिस्टोरियंस कंपेयर मेनी सोर्सेज टू फाइंड करेक्ट हिस्ट्री। तो इसलिए करेक्ट हिस्ट्री क्या है उसका कंपैरिजन करना पड़ता है हिस्टोरियंस को। क्यों? क्योंकि तुम लोग उनके बारे में जो तुम्हारा नजरिया वैसे लिखोगे ना, तो बहुत सारों का कंपेयर करके देन दे यूज टू टेल अस कि भाई ऐसा था मंगोल एम्पायर। ठीक है। अगेन एक और फोटो मंगोल एम्पायर की वास्टनेस की आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितना बड़ा था मंगोल एम्पायर। काफी सारे इंडिया को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। चलो, अब आते हैं हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। अब शुरू होता है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर। इससे पहले जो ब्लू बॉक्स है जिसे दिखता भी नहीं है एनसीईआरटी में, वो मैंने आपको पढ़ाया। चलो बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। इन द अर्ली 13th सेंचुरी की बात है, एक न्यू पावर इमर्ज होती है सेंट्रल एशिया में। कहाँ से? मंगोल से, जो प्रेजेंट डे मंगोल है। कौन थे वो पावर? जंगीज खान थे। इन्होंने सारी मंगोल ट्राइब्स को, क्लैंस को यूनाइट करा। पहले सारे कबीलों को, सारे नोमैड्स को इन्होंने इकट्ठा कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नोमैड्स होते थे, बहुत सारे नोमैडिक कम्युनिटीज होती थी, उन सबका एक एक लीडर होता था। इन्होंने सबको यूनाइट करा। कोई अपनी मर्जी से होंगे, किसी को इन्होंने धमका के मार के करा होगा। ही वॉन्टेड टू क्रिएट नॉट जस्ट अ कॉन्फिडरेंसी, इन्हें एक यूनियन ऑफ ट्राइब ही नहीं बनाना था। इनके दिमाग में एक सपना था, एक जुनून था कि मुझे वर्ल्ड एम्पायर बनना है, मुझे पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना है। ही बिलीव ही हैड मैंडेट। उनको ऐसा लगता था कि मुझे भगवान ने कहा है कि तुम्हें पूरी दुनिया पे रूल करना है। इन्होंने अपने दिमाग में ये बात बनाई थी क्या, कि ये मैंडेट है। मैंडेट मतलब भगवान की कही हुई बात है कि मुझे पूरे दुनिया पे रूल करना है, तो भाई मुझे ये करना ही होगा। ठीक है। तो चंगेज खान का विजन क्या था कि भाई खाली ये ट्राइबल ट्राइबल बेसिस पे नहीं रहना, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मुझे भगवान ने कहा है। ठीक है। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही स्ट्रेंथेंड हिज कंट्रोल ओवर द मंगोल्स। सबसे पहले उन्होंने मंगोल्स के ऊपर अपना कब्जा जमाया, जो उनके खुद के लोग थे। ठीक है। फिर इन्होंने नॉर्थ चाइना पे कब्जा करा। ठीक है। सेंट्रल एशियन रीजन पे कब्जा करा, अफगानिस्तान पे करा, ईस्टर्न ईरान पे करा, और रशिया के स्टेपी यानी कि रशिया के ग्रासलैंड्स पे इन्होंने कब्जा करा। तो जो है इनको ये सब क्यों कर पाए? क्योंकि इन्होंने पहले मंगोल्स को इकट्ठा करा। पहले सब ट्राइबल्स अलग अलग होते थे, पहले अपने लोगों को इकट्ठा करा। जब कंट्रोल बढ़िया हो गया, फिर गए अटैक करने सबके ऊपर। अब जब चंगेज खान मर जाते हैं, उसके बाद उनके डिसेंडेंट्स, इनके 4 बेटे हैं जो आगे बताऊंगी, और उनके भी आगे के इनके ग्रैंडसन्स है जिन्होंने आगे इस एम्पायर को संभाला। ठीक है। उन्होंने तो इस एम्पायर को और ज्यादा फैला दिया। ये नहीं पापा के बच्चों ने काम ढंग का नहीं करा, और बढ़िया काम करा। दे क्रिएटेड द लार्जेस्ट लैंड एम्पायर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर है ये मंगोल एम्पायर। रोमन एम्पायर पड़ा था ना, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ये तो भैया उससे भी ज्यादा एरियाज पे कैप्चर कर रहा था मंगोल एम्पायर। ठीक है। अब चंगेज खान की डेथ के बाद उनके डिसेंडेंट्स ने एम्पायर को एक्सपैंड करा और लार्जेस्ट एम्पायर इन हिस्ट्री बना दिया था। चलिए, अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है। मंगोल खान का बिलीफ इन वर्ल्ड रूल और उनकी मिलिट्री का सक्सेस। अब ऐसा कैसे करा उन्होंने कि भाई उस जमाने में जब नेट है ना, इंटरनेट है ना, न्यूक्लियर वेपन्स है ना, तोप है ना, बंदूकें हैं, उस जमाने में वर्ल्ड पे कैसे कैप्चर करा था, लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले तो इनकी जो अपनी सोच थी, आप अपनी सोच से दुनिया हासिल कर सकते हो। इन्होंने कहा इनकी सोच थी भाई मुझे तो करना है वर्ल्ड एम्पायर हासिल, और मुझे भगवान ने कहा इसलिए मुझे करना है। तो मोंग के, ये ग्रैंडसन है चंगेज खान के, उन्होंने फ्रेंच किंग लुइस 9 को जो है फोर्स कर रहा था कि भाई तुम मंगोल रूल एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मंगोल हम लोग जो है ना, हम नॉर्मल नहीं है। हम ऐसे ही नहीं आए तुम्हारे पे रूल करने, हमें गॉड ने कहा है कि भैया पूरे वर्ल्ड को रूल करना है। तो सीधा जाके उन्होंने फ्रेंच किंग को ये बोला था, दे वांट दैट एनीवन हु अपोज देम वुड बी डिफीटेड। और वो खुला कहते थे चैलेंज देके, अगर हमारे से पंगा लोगे तो हार जाओगे। ठीक है। नाउ मंगोल की मिलिट्री सक्सेस के बारे में बात करें तो बातू, ये एक और ग्रैंडसन है चंगेज खान के। उन्होंने रशिया को, पोलैंड को, हंगरी को, सब पे हमला करा और जीत ही जाते थे। हिज आर्मी इवन रीच वियना। ठीक है। वियना कहाँ पे है? जर्मनी में है वियना। ठीक है। वहां तक ये पहुंच गए थे। ठीक है। दीज विक्ट्रीज प्रूव दैट मंगोल्स वर अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स। तो इससे हमें समझ में आ रहा है अगर ये अपनी आर्मी लेके कहीं पहुंच जाए तो भैया तुम तो गए, ये कब्जा ही लेंगे। फियर ऑफ द मंगोल्स की अगर हम बात करें, मैनी पीपल जो थे चाइना के, वो ये बिलीव करते थे, या मिडल ईस्ट के या यूरोप के, दैट मंगोल इन्वेजन वर द रॉथ ऑफ गॉड,
कि अगर तुम्हारे पे मंगोल्स की नज़र पड़ गई मतलब भगवान नाराज़ है तुम्हारे से, क्योंकि वो तो तुम्हें लूट के ही जाएँगे, तुम्हारे पे कब्ज़ा करके ही जाएँगे, ठीक है? सम इवन थॉट दे मार्क द डे ऑफ द जजमेंट। सब में से किसी लोगों को ये भी लगता था कि इनकी वजह से डूम्सडे आएगा। इन्हें भगवान ने भेजा है जजमेंट डे जो है वो बनाने के लिए, ठीक है? अब क्वेश्चन्स रेज़्ड बाय द हिस्टोरियंस यहाँ पे ये आते हैं दैट मंगोल्स ने इतने बड़े एम्पायर को, जो मैंने आपको कहा, विदाउट हाई टेक्नोलॉजी कैसे अचीव करा? हाउ डिड गंगेज़ खान रूल द पीपल? क्यों उनकी बात हर कोई मान लेता था? हु वर द मंगोल्स? वो कहाँ रहते थे ओरिजिनली? एंड हमें उनके बारे में और कैसे पता है? तो चलो यही चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1279 में इतने एरिया को मंगोल एम्पायर कंट्रोल कर रहा था। कैसे करा? दैट वी विल स्टडी। चलो आगे। मंगोल सोसाइटी। मंगोल्स वर डाइवर्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे। ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे बाय द सिमिलर लैंग्वेज। ये वो बात हो रही है जब पहले मंगोल्स को इकट्ठा करा उन्होंने। सम मंगोल्स वर पेस्टुलिस्ट यानी कि एनिमल हर्टर थे। एनिमल हंटर का मतलब समझ चुके हो। अदर्स वर हंटर गैदरर्स यानी कि जो एनिमल हंट करते थे और फूड कलेक्ट करते थे, ठीक है। इनका लाइफस्टाइल्स कैसा था मैंने आपको बता दिया है। दो टाइप के लाइफस्टाइल थे इनके। या तो पेस्ट्रोलिस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ वर द मंगोल्स, तो तब आपको ये बताना होगा। तो पेस्ट्रोलिस्ट थे यानी कि ये हॉर्स रेयर करते थे, शीप, कैटल, गोट्स, कैमल्स। स्टेपीज में रहते थे, ग्रासलैंड्स में, जो प्रेजेंट डे मंगोलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट हंटर गैदरर्स थे। ये साइबेरियन फॉरेस्ट में रहते थे यानी कि रशिया वाली तरफ। अर्न देयर लिविंग बाय एनिमल के फर से, ठीक है। ये इनका लाइफस्टाइल था। क्लाइमेट की अगर बात करें, मंगोल की रीजन हैड अ वेरी कोल्ड विंटर्स और शॉर्ट ड्राई समर्स। आज भी अगर आप मंगोलिया का क्लाइमेट सर्च करोगे तो पूरे मंगोलिया में से बहुत थोड़े से हिस्से में इनकी पॉपुलेशन रहती है और वहाँ भी बहुत ठंड है और बाकी जगहों पे तो आप जा ही नहीं सकते हो, रह ही नहीं सकते हो, इतनी ठंड है मंगोल के अंदर। तो इनका क्लाइमेट कोई बहुत अच्छा नहीं था कि कोई बहुत अच्छे क्लाइमेट में रहने वाले लोग हैं। बहुत क्रूअल ठंड में रहने वाले लोगों ने पूरी दुनिया पे राज करा था। फार्मिंग वाज पॉसिबल ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। एग्रीकल्चर ज़्यादा टाइम ये नहीं कर पाते थे एंड ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते ही नहीं थे। ये वो पशुपालन ही करते थे, खरीदते होंगे बाकियों से। दे लिव्ड इन जर्स। किस में रहते थे ये? जर्स में, टेंट्स में, एंड मूव इट विद देयर एनिमल्स। ये मैंने आपको कहा था ना कि ये टेंट बनाते हैं अपने और जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टेंट लेके चलते हैं साथ में। इनके घर इनके साथ-साथ में चलते रहते हैं। तो इनके टेंट्स का नाम क्या है? जर्स। लर्न कर लो, GERS कमेंट कर दो कि वो लोग किस घरों में रहते थे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, जर्स में रहते थे। एंड मूव विद देयर एनिमल्स फ्रॉम वन पैस्चर टू अनदर। एक पैस्चर लैंड से, एक ग्रासलैंड से दूसरे ग्रासलैंड जाते रहते थे। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो इनमें यहाँ पे रिच लोग होते थे और गरीब लोग होते थे। रिच लोगों पे ज़्यादा एनिमल थे, ज़्यादा ग्रेज़िंग लैंड था, ज़्यादा फॉलोअर्स थे, ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी। गरीब लोगों पे कम एनिमल्स थे, कम इन्फ्लुएंस होती थी इनकी। ड्रॉट और हार्श विंटर्स में ये लोग क्या करते थे, जब अकाल पड़ जाए या विंटर बहुत ठंडी हो जाए, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता था इनके पैस्चर लैंड पे यानी कि ग्रास लैंड पे। एक कहेगा मैं अपने जानवर को ले जाऊँगा, दूसरा कहेगा मैं ले जाऊँगा, ठीक है जी। और इस वजह से इनकी लड़ाइयाँ होती थी। कोई जो है अलायंस बनाते थे और ये ऐसे इनका सिस्टम चलता था। तो अलायंस मतलब क्या है? इकट्ठे हो जाते थे कुछ ट्राइबल्स। तो दीज़ अलायंसेस वर यूजुअली स्मॉल एंड टेम्परेरी। चंगेज़ खान फॉर्म्ड द लार्जेस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ मंगोल एंड तुर्किक ट्राइब्स सिंस अतीलिया, ठीक है। तो चंगेज़ खान ने सबसे बड़ा कॉन्फेडरेशन बनाया था, वरना ये लोग जो है कॉन्फेडरेशन बहुत छोटे-छोटे होते थे। मतलब क्या है आप सोचो, एक पेस्टोलियस का में ट्राइबल ग्रुप है, दूसरा है, तीसरा है। अब जो है अब इनको एक हिस्से के लिए, एक लैंड के हिस्से के लिए लड़ना है, तो 2 इकट्ठे हो जाएँगे, कहेंगे हम अपने जानवर यहाँ पे चरवा लेंगे और वो जो तीसरा वाला है वो अकेला पड़ गया, वो हार गया। तो इनको कभी-कभी जब विंटर बहुत ज़्यादा होती थी तो उस घास के टुकड़े के हिस्से के लिए भी लड़ना पड़ता था। लड़ने के लिए ये अपने क्लैन्स, अलायंसेस बनाते थे और चंगेज़ खान ने सबसे बड़ा क्लैन आज तक बनाया था। अलायंस, क्लैन नहीं अलायंस, ठीक है चलो। अब इनका सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर कैसे होता था ये पढ़ते हैं। तो मंगोल्स वर यूनाइटेड बाय एथनिक यानी कि कॉमन एंसेस्टर्स। इनकी यूनिटी क्या थी कि इनका एथनिक ग्रुप सेम है, इनके एंसेस्टर सबके सेम है एंड लैंग्वेज इनकी सबकी सेम होती थी। बट इनकी जो रिसोर्सेज थी वो बहुत लिमिटेड थी। ऐसे ठंड के इलाके में रहते कोई सोर्स भी नहीं थी इन पे। इसलिए इनको जो है डिवाइडेड देम इनटू पेट्रीलिनियल लीनिएजेस। इसलिए ये लोग, इनका बंटवारा होता रहता था पापा से बेटे तक का, यानी कि फादर की जो प्रॉपर्टी है वो बेटों में जो है बट जाएगी। Rich families owned more animals and pasture lands, so they had more followers and great political influence. जो अमीर लोग होते थे उनमें बहुत जानवर है तो वो बेटों में ज़्यादा बाँटेंगे, ठीक है? ज़्यादा pasture land अपने बच्चों को देंगे, तो उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होती थी, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है? फॉलोअर्स मतलब क्या हुए, अब एक अमीर आदमी है, वो ट्राइबल ग्रुप का लीडर बन गया, उस पे बहुत सारा लैंड है, तो उसके पास बहुत लोग आएँगे कि आप हमें हमारे अपने क्लैन में रख लो, वो उसके क्लैन में रहेंगे, उसके फॉलोअर बढ़ गए, ठीक है?
हार्श विंटर्स एंड ड्रॉट्स के समय पे इनके यहाँ लड़ाइयाँ शुरू होती थी, क्योंकि इससे फूड की और ग्रास की दोनों की शॉर्टेज हो जाती थी। फैमिलीज मूव टू न्यू ग्रेजिंग लैंड्स, इससे कॉन्फ्लिक्ट होते थे। दे ऑल्सो कैरिड आउट रेड्स टू कैप्चर लाइव स्टॉक, यानी कि कभी कभी अपने बराबर वाले कबीले पे हमला भी कर देते थे, उनका लाइव स्टॉक यानी कि उनके जानवर चुराने के लिए। वाई? हार्श वेदर की वजह से। समटाइम्स फैमिलीज फॉर्म कॉन्फेडरेसीज, मैंने आपको भी ऊपर भी समझाया, कॉन्फेडरेसीज मतलब अलायंस बनाते थे, गैंग बना लेते थे अपना। अगर 3 ट्राइबल इकट्ठे हो गए तो एक को तो हरा सकते हैं ना, फॉर प्रोटेक्शन और वॉर। दीज अलायंसेज वर यूजुअली शॉर्ट एंड स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। थोड़े समय के लिए ये गैंग बनाते थे, जब तक इनका जो है अपना मिशन पूरा ना हो जाए। क्या मिशन होता था इनका? कि उस लैंड को बचाना है, हमें वहां जाके कब्जा करना है, या फिर हम उस वाले ट्राइबल क्लैन के लोगों को मार के उनके जानवर लूट के ले आते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। सबसे बड़ी कॉन्फेडरेशन किसने बनाई थी? ये हमारे चंगेज खान ने ही बनाई थी, ठीक है। अब चंगेज खान की लीडरशिप की अगर हम बात करें, तो भाई इनकी लीडरशिप जो थी वो जो है उनकी डेथ के बाद भी चली। हिज एम्पायर डिफीटेड लार्जर एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज इन चाइना, ईरान एंड ईस्टर्न यूरोप। तो इन्होंने किस किस को हराया? चाइना को भी हराया, ईरान को भी हराया, ईस्टर्न यूरोप को भी हराया। द मंगोल सक्सेसफुली रूल फार्मिंग एंड अर्बन सिटी सोसाइटीज। ये मंगोल के लोग जो बंजारे थे, जिनको बस क्या आता था कि भैया अटैक करके उन जानवर लूटने हैं या ग्रासलैंड को लूटना है, उन्होंने बाद में चल के फार्मिंग कम्युनिटीज़ को भी, जिनको अच्छा खासा फार्मिंग करनी आती थी। इंडिया में कितनी अच्छी फार्मिंग होती थी, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई कमी नहीं थी, चारों मौसम आते थे, और बाकी जगहों पे भी इन्होंने उन्हें भी रूल करा, और अर्बन सिटी को भी, जहाँ बड़े बड़े शहर बन रखे थे उन्हें भी इन्होंने रूल करा। इवन दो खुद तो ये नोमैड्स थे, ठीक है जी। चलो, अब बात करते हैं इनके और चाइना के रिलेशनशिप कैसे थे, क्योंकि चाइना ही इनका सबसे बड़ा पड़ोसी था। तो नोमैड्स यानी कि वॉन्डरिंग एंड agrarian फार्मर सोसाइटीज वर डिफरेंट बट क्लोजली कनेक्टेड। तो ये नोमैड्स और एग्रीकल्चर वाले वैसे तो अलग सोसाइटी थे, बट आपस में इनके रिलेशनशिप होते थे। द मंगोल्स ट्रेडेड विद चाइना बिकॉज स्टेपी ग्रासलैंड हैड स्carce रिसोर्सेज। ये चाइना से ट्रेड करते थे, मैंने आपको कहा था ना कि एग्रीकल्चर की चीजें ये खरीदते होंगे, तो चाइना से ये खरीदते थे। क्या ट्रेड करते थे? चाइनीज फार्मर इन्हें फूड ग्रेन और आयरन के टूल देते थे। चाइनीज फार्मर के पास क्या था? आयरन के टूल थे और फूड ग्रेन थे। और ये इन्हें हॉर्सेस, फर और गेम, गेम मतलब होता है जानवर। गेम मतलब तुम्हें ऐसे सोचो ये लूडो दे रहा है क्या? नहीं, गेम मतलब है जानवर दिया करते थे इनको, कि उन्होंने फार्मर को शीप दे दी, गोट दे दी, हॉर्स दे दिया, और बदले में उससे अनाज ले लिया करते थे। ट्रेड ऑफन लीड टू टेंशन। अब कभी कभी इसी ट्रेड की वजह से इनके आपस में लड़ाई होती थी। स्ट्रॉन्ग मंगोल ट्राइब्स फोर्स चाइना टू गिव बेटर ट्रेड टर्म्स। ये कहते थे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ताकतवर थे, तो ये उन्हें कहते थे ज़्यादा अनाज दो हमें। अब वो कहते थे इतने में तो इतना ही मिलेगा, अगर हम 2 बकरी ले रहे हैं तो इतना ही देंगे। इस टाइप से आप सोचो इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी, अगर हम तेल खरीदते हैं बाहर की दुनिया से, तो लड़ाई होती है ना, डिस्कशंस होते हैं कि भाई हमें और सस्ता दो, इस टाइप से। समटाइम्स दे स्टॉप ट्रेडिंग एंड स्टार्टेड प्लंडर। अब कभी कभी इन मंगोल्स को गुस्सा आता था, तो ट्रेड छोड़ के ये अटैक कर देते थे कि भाई इस फार्मर से पैसे देके खरीदने से अच्छा तो इसे मार दो और इसका सारा अनाज लूट लो, ठीक है। ट्रेड की वजह से टेंशन हुई, इस वजह से मंगोल्स और स्ट्रांग होते गए चले गए। व्हेन द मंगोल्स बिकेम वीक, चाइना कंट्रोल द फ्रंटियर। यानी कि एक समय ऐसा आया जब मंगोल्स थोड़े से वीक हुए, तो चाइना ने जो है बॉर्डर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दीज फ्रंटियर या आपका बॉर्डर कॉस्ट हेवी डैमेज टू चाइनीज फार्म्स एंड सिटीज। अब इन्होंने अपने बॉर्डर को जो है सिक्योर करना शुरू कर दिया, तो फिर मंगोल्स ने बाहर से अटैक करा, ठीक है। द नोमैड सफर्ड फ्यूअल लॉसेस बिकॉज दे कुड इजिली मूव अवे। अब क्या होता था, ये जो है ये सीन से आप समझो, चाइना के लोग हैं ये अंदर यहाँ अपने फार्म से, इनके ये चाइना वाले रह रहे हैं। अब इन्होंने जो है अपने बॉर्डर को जो है अपना बॉर्डर के ऊपर वॉल्स बना दी, जिससे कि ये अंदर ना आ पाए मंगोल्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड करने की जगह अब अटैक कर रहे हैं। बट ये तब भी अटैक करते रहे, इन्होंने इनके फार्म भी खराब कर दिए, इनका जो है एम्पायर जो है लोगों के घर भी तोड़े, लूट भी करी। और इनको ज्यादा नुकसान क्यों नहीं? क्योंकि ये एक जगह पे टिक के तो नहीं रहते थे, ये तो एक से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे। नाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नोमैडिक रेड्स, नोमैडिक रेड से बचने के लिए ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी। तो जो इतनी बड़ी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसको आज तक लोग विजिट करते हैं, वो आधे से ज़्यादा इन मंगोलियंस के डर में बनी थी, या बाकी नोमैडिक ट्रेड्स के जो है ट्रेड की जगह जो वो लूट पे मच चुके थे, लूट करने वो लोग जो आते थे, उस वजह से बनी थी। कि वो क्या करते थे, उन वो अपने फार्म है, तो फार्म के आगे इतनी बड़ी दीवार बना दी कि ये लोग आ ना पाए। इसलिए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नोमैडिक रेड्स, चाइनीज रूलर ने फोर्टिफिकेशन यानी कि डिफेंसिव वॉल जो है बनाई थी। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो उनके डर का एक आप कहो प्रूफ है, कि उन्हें डर लगता था हमारे पे अटैक कर देंगे, इसलिए बनी थी।
From the 3rd century BC, these walls were joined together to form the Great Wall of China. और जो है 3rd सेंचुरी से इन्होंने उन सभी बड़ी-बड़ी दीवारों को जॉइन कर दिया, तभी वो बनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शोज़ द फियर ऑफ रिपीटेड मंगोल एंड अदर नोमैडिक अटैक्स। तो आज तक तुम्हें पता था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक्चुअली में बनी क्यों थी? तो वो इसलिए बनी थी जिससे मंगोल्स या बाकी नोमैडिक लोग इनके फार्मिंग कम्युनिटीज़ को हर्ट ना कर पाए। तो राजाओं ने ये अपनी बड़ी-बड़ी दीवारें बनाई थी कि उनके फार्म्स सिक्योर रहें, वरना ये आके लूट मचाते थे, लोगों को मार देते थे और पूरे ग्रासलैंड के लोग ये लोग जो है खराब कर देते थे पूरे के पूरे फार्म्स को। विद दिस हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द करियर ऑफ जंगीज खान। अब ये इन्होंने इतना कुछ किया तो चलो इनकी लाइफ की स्टोरी तो पढ़े कि इनका ओरिजिन कहाँ से था, कहाँ पैदा हुए थे और कहाँ से इतने बड़े रूलर ये बन गए। चलो पढ़ते हैं। तो चंगेज खान का जन्म हुआ था अराउंड 1162 में एंड ये हुआ था ओनोन रिवर के पास में, यानी कि नदर्न मंगोलिया के अंदर। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम था तेमुजिन। क्या नाम था? तेमुजिन। ठीक है जी। इनके फादर का नाम था येस्कुई और ये चीफटेन थे, यानी कि एक ट्राइबल लीडर थे। तो जो कबीले के लीडर थे ना, उनके बेटे थे ये। ठीक है, और इनकी मम्मी का नाम था कियात। ठीक है, आफ्टर हिज फादर्स मर्डर, अब इनके फादर का भी मर्डर हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो कबीले वाले इकट्ठे होते थे और दूसरे वाले को मार देते थे, तो ऐसे ही एक लड़ाई में इनके फादर का मर्डर हो गया। तो इनकी मदर ने इनको जो है रेज करा बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप के अंदर। तो बहुत प्रॉब्लम्स में, बहुत गरीबी में इनका बड़े हुए थे ये। यानी कि ये कोई बहुत ज़्यादा रिच राजकुमार वाले लाइफ़स्टाइल में नहीं बड़े हुए थे कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा हो, नहीं। बहुत हार्डशिप्स में ये बड़े हुए। फिर तेमुजिन ने कैप्चर करा, वाज़ कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड, और इनको एक बार कैप्चर करके स्लेव यानी कि इनको गुलाम भी बना दिया गया था। हिज वाइफ बॉटे वाज़ किडनैप, इनकी जो वाइफ थी वो किडनैप हो गई थी, बट बाद में इन्होंने उन्हें रेस्क्यू कर लिया था। गुरचू नाम का इनका एक लॉयल फ्रेंड बन गया था और जम्मू का इनका अंडा था, यानी कि इनका ब्लड ब्रदर था, यानी कि इनका भाई था। ठीक है, ही ऑल्सो अलाइड विद ओंग खान, इनका आपको याद रखना है नाम। ये केरीत ट्राइब के रूलर थे, यानी कि उस समय पे काफ़ी ताकतवर थे, ओंग खान। ठीक है जी, चलो अब कैसे ये राइज हुए? तो 1180 से 1190 में तेमुजिन ने मेनी राइवल्स को डिफीट करा। जिन्होंने इनके पापा का मर्डर करा, इन्होंने उन्हें भी मारा। जब ये ताकतवर हुए तो इन्होंने बड़े होकर सबसे बदला लिया, जैसे मूवीज में दिखाते हैं। सबसे पहले इन्होंने डिफीट करा जम्मू का को, यानी कि अपने ही भाई को मारा। क्यों? क्योंकि उससे इनकी कुछ राइवलरी हो गई थी, तो इन्होंने उसे मार दिया था। फिर तातर्स को, एक ट्राइब जिन्होंने इनके पापा को मारा था, उनसे भी बदला लिया, उन्हें भी मार दिया। फिर कैरियाट्स को, जो ओंग खान थे, जो एक समय पे इनके दोस्त थे, उनको भी इन्होंने मारा। ठीक है, इन ये गलत लिखा होगा, 2006 लिखा है, ये गलत लिखा है। ठीक है, 1206 होगा आई थिंक सो, जो भी है छोड़ो, मैं बाद में ये ऐड कर दूंगी। ठीक है, 1206 ही होगा। ठीक है, इन 1206 ही डिफीटेड नाइमांस, पावरफुल सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। ये नाइमांस कौन थे? सेंट्रल एशिया की, यानी कि मंगोल की काफी बड़ी ट्राइब थी। एंड ही बिकेम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ द ग्रासलैंड। और ऐसे सबको मार के, सबको हरा के, उस जमाने में तो वॉर यही है, वॉर करो, लड़ो, जीतो, तुम पावरफुल हो। ये सबसे पावरफुल लीडर बन गए थे, कहाँ के? स्टेपी के, यानी कि मंगोल के। ठीक है, इन 1206 कुर्तिया असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्स डिक्लेयर्ड हिम चंगेज खान। कुरिल्तिया, ठीक है, ये क्या है? असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्स। यानी कि अब चंगेज खान सबको मार के जीते जा रहे थे, तो बाकी जितने कबीले वाले थे और उनके लीडर्स, उनके जो चीफ थे, वो सब इकट्ठे होके एक टेबल पे बैठे और उन्होंने कहा कि आज से चंगेज खान हमारा लीडर है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो चंगेज खान उन्हें भी मार देते। तो ही रिसीव दिस टाइटल यूनिवर्सल रूलर। उनका नाम तो तैमूजिन था ना, चंगेज खान नाम कब से पड़ा? यानी कि रूलर ऑफ ऑल पीपल, इसका मतलब है ओशियनिक खान, यानी कि ये जो है यूनिवर्सल रूलर है, हम सबका रूलर है ये। ठीक है, तो इनको नाम ये चंगेज खान किसने दिया था? कुरिल्तिया ने, यानी कि जो मंगोल ट्राइब्स के सारे चीफ थे, तो इन सब ने मिलकर इनको अपना यूनिवर्सल रूलर बना दिया। ठीक है, और ये यूनिवर्सल रूलर बनने के बाद इन्होंने ऑलमोस्ट इतने सारे एरिया को कैप्चर करा। ये वाला आप कलर देखो, 1227 में जब इनकी डेथ हुई तो उस समय पे इतने एरिया को, जो बिल्कुल डार्क ग्रीन वाला एरिया है ना, इस इतने एरिया को ये अपने रहते रहते कंट्रोल कर चुके थे। बाकी का इनके बच्चों ने करा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा कि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं दैट मंगोल एम्पायर बना कैसे था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब चंगेज़ खान की अर्ली कॉन्क्वेस्ट के बारे में जानेंगे कि ये इतने सक्सेसफुल कैसे हो रहे थे। तो इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स करे थे बिफोर क्विल्टिया 1206, यानी कि अपने मंगोल चीफ्स की असेंबली बनने से पहले चंगेज़ खान ने ऑर्गेनाइज करी मंगोल की आर्मी को। ही मेड इट मोर डिसिप्लिन्ड एंड पावरफुल, ठीक है। क्यों क्यों करा इन्होंने ये? क्योंकि आर्मी के दम पे ही तो ये सबको हरा रहे थे। तो अपनी असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्स बनाने से पहले इन्होंने पहले सारी की सारी आर्मी को कंट्रोल करा। दिस हेल्प मंगोल्स विन द फ्यूचर वॉर, और इसी वॉर की आर्मी की वजह से ये बाकी के वॉर्स जीत पाए थे, ठीक है। अब 1209 से इन्होंने चाइना पे कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। चाइना उस समय पे जो है 3 किंगडम्स में डिवाइडेड था, 3 डायनेस्टीज थी चाइना में। शिशिया थी नॉर्थ वेस्ट में, संगजिन थी साउथ के अंदर, और जिन डायनेस्टी थी इनकी नॉर्थ के अंदर। तो 3 डायनेस्टीज रूल करती थी उस समय पे चाइना के अंदर। 1209 के अंदर चंगेज खान ने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट वाली जो शीशिया डायनेस्टी थी उसको हरा दिया। फिर जो है 1213 में ही क्रॉस द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी पार करके इन्होंने बाकियों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। इन 1215 ही कैप्चर्ड पेकिंग, जो है प्रेजेंट डे बीजिंग, बीजिंग पे भी कब्जा कर लिया। ही रिटर्न टू मंगोल इन 1216 लिविंग हिज जनरल टू कंटिन्यू द वॉर। 1216 में ये वापस आ गए और कहा जनरल्स को कि तुम वॉर को आगे बढ़ाते जाओ। इन्होंने पूरा ही चाइना कैप्चर कर लिया था बाद में, ठीक है। अब चाइना के बाद इन्हें जाना था सेंट्रल एशिया की बाकी जगहों में। 1218 में मंगोल्स ने डिफीट करा कारा खितिया को, जो सेंट्रल एशियन किंगडम के लीडर थे, ठीक है। देयर एम्पायर रीच द अमू दरिया रिवर, यानी कि पूरे सेंट्रल एशिया के एरियाज को इन्होंने कैप्चर करना शुरू करा। फिर इन्होंने जो है ख्वाजरम पे जो है कब्जा करना शुरू करा। वो कहाँ है? जो उज्बेकिस्तान वाला एरिया ना प्रेजेंट डे, उन एरियाज पे कैप्चर करना इन्होंने शुरू करा, ठीक है। चंगेज खान अटैक ख्वाजरम इन रिवेंज, ठीक है। तो अब पढ़ो इसे। द रूलर ऑफ ख्वाजरम एग्जीक्यूटेड मंगोल्स एनवॉय। ख्वाजरम के रूलर, उज्बेकिस्तान के रूलर के जो रूलर्स थे ना सारे के सारे, इनके इनवॉइस को, इनके मैसेंजर्स को, जैसे ना ये पहले ऐसे कब्जा नहीं करते थे। पहले ये एक अम्बेसडर भेजते थे, उसे कहते थे भाई तुम हमारी शरण में आ जाओ, कब्जा कर लेंगे हम तुम्हारे ऊपर, हमारे अंडर में रह लेना या तो वॉर करो। तो उज्बेकिस्तान के रूलर ने, ख्वाजरम के रूलर ने उज्बेकिस्तान के साथ में बहुत जगह आती थी, उन्होंने इनके मैसेंजर को मरवा दिया। तो रिवेंज में आके इन्होंने कहा ठीक है अब तो हम तुम्हें मारेंगे। फिर मंगोल ने कैप्चर करा औरतर को, बुखारा को, समरकंद को, बल्ख को, इन सारी पूरी जगहों को इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। निशापुर तक कैप्चर कर लिया। निशापुर क्या है? प्रेजेंट डे ईरान जो है, वहां तक इन्होंने कैप्चर कर लिया। एंड चंगेज खान ऑर्डर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन आफ्टर अ मंगोल प्रिंस वाज किल्ड। यानी कि ईरान के अंदर एक बार ऐसा हुआ था कि इनका एक जो है यंग प्रिंस जो है मर गया था। तो इन्हें गुस्सा आया, उसके बाद इन्होंने कहा कि ईरान के अंदर तो किसी को छोड़ना ही नहीं है, इवन डॉग्स और जो है कैट्स भी ना दिखे मुझे सड़क के ऊपर, ऐसा इन्होंने कहा था वहाँ के लोगों के साथ करने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कितने एरिया को कब्जा चुके हैं ये? तो मैं आपको बता चुकी हूँ सब। पूरा चाइना कब्जा लिया, उज्बेकिस्तान वाला सेंट्रल एशिया का कब्जा लिया जगह, ईरान तक ये पहुंच चुके हैं, जो इस मैप में आपको दिख रहा है। ये देख रहे हो, बीजिंग भी कब्जा लिया, ऑलमोस्ट बहुत सारा चाइना कब्जा लिया। ये देखो ये ईरान भी आ गया। इतने एरिया को इन्होंने अपने रहते रहते कब्जा ही लिया था। अब इन्हें जाना था वेस्टर्न एशिया की तरफ, कि चलो अब मैं वेस्टर्न एशिया को कब्जाऊंगा, ठीक है। तो मंगोल फोर्सेस नाउ चेस सुल्तान मोहम्मद, जो रूलर थे ख्वाजरम के, वही जिनको इन्होंने मारा मैंने आपको बताया, जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के रूलर थे उस समय में, और जो है अजरबैजान के भी, ठीक है। देन दे डिफीटेड रशियन आर्मी इन द जो है यूक्रेन। रशियन आर्मी तब तो रशिया के अंदर ही आता था, यूक्रेन भी, उसको भी हरा के कैप्चर कर लिया। देन दे मार्च टू कैस्पियन सी, जो यूरोप और एशिया के बीच में है, और वहां पे भी जो है सबको मारना शुरू कर दिया। अनदर अनदर मंगोल आर्मी चेज जलाउद्दीन सुल्तान मोहम्मद सन्स इनटू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे अटैक करने ही चले गए, ठीक है। और जो है सिंध में भी, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है यानी कि इंडिया की तरफ भी ये आना शुरू कर देते हैं। अलाउद्दीन के बारे में, जलाउद्दीन, अलाउद्दीन पर है ना वो खिलजी डायनेस्टी जो थी, यहाँ तक ये जो है कब्जा करने आ रहे होते हैं। अफगानिस्तान कर लिया था और इंडिया तक कब्जा करने ये आ रहे थे। कौन? मंगोल्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एट इंडस रिवर, ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान है तब तो इंडिया ही था। चंगेज खान प्लान टू रिटर्न थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड असम। ही चेंज हिज प्लान बिकॉज ऑफ द हॉट क्लाइमेट। अब इंडिया आके इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया कि भाई अभी मैं इंडिया को कैप्चर नहीं करूँ, क्यों? क्योंकि हमारी गर्मी देख के डर रहे थे, ठीक है। पहला रीजन ये।
दूसरा था एक जो है अनफेमिलियर हैबिटेट था। इंडिया का जैसा एटमॉस्फेयर इन्होंने देखा ही नहीं था, जहाँ पे इतनी गर्मी है, 4 सीज़न्स आ रहे हैं। ये तो ज़्यादा ठंड-ठंड वाले इलाकों में ही सब पे अटैक कर रहे थे। अब जो इतनी ठंड में रहता है, वो इतनी गर्मी में कैसे रहेगा, ठीक है? एंड द एडवाइस ऑफ शेमन। शेमन कौन होते हैं? प्रीस्ट। पावरफुल रूलर्स ना अपने पास शेमन रखते थे, जिनको ऐसा कहा जाता था कि इन पे कोई भगवान की तरफ से शक्तियाँ हैं, इन पे सिद्धियाँ हैं, इन्हें कुछ देखना आता है। तो एक शेमन थे, उन्होंने कहा भाई इंडिया पे कब्जा करने मत जाना, तो ये नहीं आए, ठीक है। तो एट इंडस रिवर इन्होंने डिसाइड करा कि भाई अभी मैं जो है नहीं करूंगा इंडिया पे कब्जा। तो इन्होंने कोशिश तो करी थी, बट अपना प्लान को चेंज कर दिया, हॉट क्लाइमेट, अनफेमिलियर हैबिटेट और शेमन की एडवाइस की वजह से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। चंगेज खान 1227 सीई में मर गए। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ लीडिंग मिलिट्री कैंपेन्स। पूरी लाइफ इन्होंने वॉर करते हुए ही जी ली, और इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स एस्टॉनिशिंग है, कहने की बात तो है नहीं, अभी तक आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इन्होंने ही जो है पूरी की पूरी अपनी आर्मी को इम्प्रूव करा, न्यू आइडियाज लेकर आए और स्टेपी वॉरफेयर को अच्छा करा था। हिज लाइफ वॉज डेडिकेटेड टू मिलिट्री कैंपेन एंड इम्प्रूवर ऑफ स्टेपी वॉरफेयर। यानी कि पहले ये ट्राइबल ग्रुप वाले आपस में ही लड़ते रहते थे चीज़ों के लिए। इन्होंने कहा हम आपस में क्यों लड़ते हैं, खुद इकट्ठे होके बाकी लोगों से लूट करेंगे ना, और सब पे कब्जा करना इन्होंने शुरू। नाउ हम पढ़ेंगे कि जो बंगाल की आर्मी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे थी। भाई बाकी लोग कोई फुद्दू तो नहीं थे, बेवकूफ़ तो नहीं थे कि इनसे हार जाते थे। उनके पास भी अपनी आर्मीज़ थी, किसी भी रूलर पे जिस पे इन्होंने कब्जा करा जाके लड़के, चाइनीज़ डायनेस्टीज़ कहो या कोई भी कहो, उन पे कम सोल्जर्स थोड़ी होते थे। ऐसा क्या रीज़न था जो ये जीत जाते थे? तो एग्ज़ाम में ये लॉन्ग आंसर इसके अंदर आएगा, रीजंस फॉर मंगोलियन मिलिट्री सक्सेस। सबसे पहले इनकी कैवलरी स्किल और इनकी मोबिलिटी, यानी कि इनके हॉर्समैन्स जो थे, और ये बहुत ज़्यादा मोबाइल थे, 1 मिनट में इधर से उधर ये भाग जाते थे। मंगोल्स एंड टर्क्स वर एक्सीलेंट हॉर्स राइडर्स, ठीक है। आर्मी स्पीड एंड मोबिलिटी इनकी बहुत अच्छी थी। टर्क्स जो वो टुगल गाज़ी वाला जो सीरियल है, अगर आपने देखा हो तो उसमें ये नोमैडिक कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि कैसे वो लोग भी बहुत अच्छा जो है घोड़ा चलाते थे एंड दे वर वेरी पावरफुल। तो वैसे ही उसमें भी मंगोलियंस के बारे में दिखाया था, अगर आपने देखा हो तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। ये स्किल्ड आर्चर्स थे, ठीक है, और बहुत एक्यूरेटली शूट कर लेते थे व्हाइल ऑन हॉर्स। तो हॉर्स पे बैठे-बैठे ही बढ़िया ये लोग एम करते थे। हंटिंग एक्सपीडिशंस वर्कड एज़ मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो है मिलिट्री ट्रेनिंग पे, हंटिंग एक्सपीडिशंस पे इन्हें भेजा जाता था, ठीक है। नाउ कैवलरी की अगर हम बात करें, इनकी बहुत टैक्टिकल एडवांटेज थी कि ये ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं जाते थे अपने साथ में। बहुत लाइट ट्रैवल करते थे, इसलिए बहुत जल्दी भाग पाते थे, और टेरेन की और वेदर की नॉलेज इन्हें बहुत अच्छी थी। इन्हें पता था कहाँ पे सड़क सही है, कहाँ पे नहीं है, एवरीथिंग दे न्यू। फॉट ड्यूरिंग विंटर्स, इन्हें सर्दी से कोई डर ही नहीं लगता था। फ्रोज़न रिवर्स को ये हाईवे की तरह यूज़ कर लिया करते थे। तो ये इनके मंगोल के जितने भी वो थी आर्मी थी, उसकी वो क्या है, ट्रैवल लाइट करते थे, फास्ट मूवमेंट थी, टेरेन वेदर को यूज़ करते थे, और विंटर में अटैक करते थे। जैसे ही नदियाँ सूख के बर्फ बन जाती थी, उस पे जाके ये अटैक करते थे। सीज वॉरफेयर इनोवेशन इनकी यूजुअली वीक अगेंस्ट फोर्टिफाइड सिटीज। अब किसके आगे ये नहीं टिक पाते थे? फोर्टिफाइड सिटीज के, यानी कि जो किलाबंद सिटीज होती थी। चंगेज खान के जो अडॉप्टेड सीज इंजन्स, तो चंगेज खान ने क्या करा, सीज इंजन्स बना अडॉप्ट करने शुरू करे, यानी कि तोपे इन्होंने रखनी शुरू करी, जिसमें ये लोग बॉम्ब डाल के वो जो दीवारें होती थी ना दुर्ग की, फोर्ट की, उसे तोड़ते थे, ठीक है। ये ही यूज नैप्ता बम्बार्टमेंट, एक फायर वेपन इन्होंने यूज करा, क्योंकि वैसे आप कैसे जाओगे ऊपर, आर्चर्स बैठे होते दीवारों के, वो जो है तुम्हारे पे तीर मारेंगे, और जो है तुम्हारी नीचे से तुम मर जाओगे, जो है तुम अगर अटैक करने गए हो। तो इसलिए ये बड़े-बड़े बम के गोले लाते थे, पहले वहाँ के लोगों को मारते थे, दीवार में तोड़ते थे, दीवार में छेद कर देते और फिर अंदर जाके अटैक करते थे, ठीक है। इंजीनियर्स मेड लाइट पोर्टेबल सीज इक्विपमेंट। अब जो वो इनकी तोपें भी होती थी छोटी-छोटी जो ये बनाते थे, इनके इंजीनियर इतने स्किल्ड थे कि वो भी लाइट वेट के बनाते थे कि अपने साथ ये उसे मूव कर पाए, और इसी की वजह से डिवास्टेट करते थे ये एनिमीज़ को। ये देख रहे हो, इस टाइप की होती है वो, ठीक है। ये बड़े-बड़े बम के गोले फेंकते थे ऐसे, उससे ये उनको जाके कैप्चर कर लिया करते थे। नाउ आगे बढ़ते हैं। 2 फेजेस पढ़ेंगे हम मंगोल एक्सपेंशन का। पहला आफ्टर चंगेज़ खान का डेथ, मंगोल एम्पायर के 2 फेज रहे। फर्स्ट फेज था 1236 से 1242 सीई का, लर्न कर लो इसे, ठीक है। मंगोल्स कॉन्कर्ड रशियन स्टेपेज इस समय पे, यानी कि मॉडर्न डे रशिया और कजाकिस्तान को। दे कैप्चर बुल्गर, यानी कि वोल्गा रीजन जो है प्रेजेंट डे रशिया का।
देन दे कैप्चर्ड कीव यानी कि जो यूक्रेन है, एंड देन दे इन्वेडेड पोलैंड एंड हंगरी। तो पहले इन्होंने इन जगहों को कैप्चर करा, पूरे रशिया को ऑलमोस्ट, पोलैंड को, हंगरी तक इन्होंने कैप्चर कर लिया। देन सेकेंड फेज में इन्होंने पूरे चाइना को कैप्चर करा। देन इन्होंने ईरान, इराक, सीरिया तक को कैप्चर कर लिया। आफ्टर दीज कॉन्क्वेस्ट द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर बिकेम स्टेबल। इसके बाद ये एम्पायर जो है स्टेबल हो गया था। नाउ डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न एक्सपेंशन, उसके बाद इन्होंने वेस्ट में ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करा। आफ्टर 1260s मंगोल एक्सपेंशन इन द वेस्ट स्लो डाउन। अब ये इससे आगे भी तो जा सकते थे, ब्रिटेन पे कब्जा क्यों नहीं करा इन्होंने, उससे आगे कब्जा क्यों नहीं करा इन्होंने, क्यों नहीं कर पाई ये कब्जा। तो ऑल दो वियना, वियना क्या है, ऑस्ट्रिया आज के ज़माने का, एंड इजिप्ट वर विद इन देयर रीच, यानी कि वियना जो ऑस्ट्रिया प्रेजेंट है और इजिप्ट इनकी रीच में था। दे कुड नॉट कॉन्कर दे, ये इजिप्ट पे कब्जा नहीं कर पाए। वाई? द मंगोल्स विड्रू फ्रॉम हंगरी एंड वर डिफीटेड बाय इजिप्शियन आर्मी। और हंगरी में से भी ये वापस आ गए थे, इजिप्शियन आर्मी ने इन्हें हरा दिया था। रीजंस फॉर द स्लो डाउन, भाई ये इतने ताकतवर लोग एक इजिप्ट की आर्मी को नहीं हरा पा रहे थे, क्या रीजन था? देयर वर सेसेशन डिस्प्यूट्स। अब भाई तुम्हारे अंदर अगर लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाएंगी ना, घर के अंदर अगर कमियां हैं, तो बाहर वालों से क्या ही लड़ोगे तुम। एग्जैक्टली इनके यहाँ यही हुआ कि अगला खान कौन बनेगा, अगला रूलर कौन बनेगा। इनके पापा जी तो, पापा चंगेज खान तो मर गए थे ना, अब कि अब बड़ा वाला जो सबसे बड़ा रूलर है, यूनिवर्सल रूलर है, वो कौन बनेगा। उस पे इनके लड़के लड़ते रहते थे। तो आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट है तो यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए ये अब फर्दर एक्सपेंशन नहीं कर पाए। देयर वर सक्सेशन डिस्प्यूट्स ओवर द नेक्स्ट रूलर विद इन द मंगोल की रॉयल फैमिली। द डिसेंडेंट्स ऑफ जोची एंड ओदिगो, जो सन्स है चंगेज खान के, उनका फोकस मोर था कि वो जो है अपने पापा की पोस्ट को कंट्रोल कर पाए rather देन फर्दर कॉन्क्वेस्ट। तो उनका ये था हम गद्दी अपने जो फादर है उस पे बैठ जाए, इतना ध्यान उस पे नहीं था कि हम अपने फादर के ड्रीम को जो है आगे बढ़ाएं कि उन्हें पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना था। लेटर टुलियड ब्रांच, जो एक और उनके बेटे की ब्रांच थी, तो उनके सबसे यंगेस्ट बेटे की, वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। वेन मोंगू के ग्रैंडसन जो है चंगेज खान के बिकेम द ग्रेट खान, ही स्टार्टेड न्यू मिलिट्री कैंपेन्स इन ईरान। तो फिर जब इनके पोते यानी कि ग्रैंडसन जो है बनते हैं लीडर, तो ये जो है कैंपेन लगाते हैं ईरान के अंदर 1250s के अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली एंड ऑफ मंगोल इन एक्सपेंशन। उसके बाद और मंगोल्स क्यों खुद को एक्सपैंड नहीं कर पाए। सबसे पहले इनका फोकस हुआ था चाइना पे ड्यूरिंग 1260s। तुलिद ब्रांच जो थी, जो टोले के जो है डिसेंडेंट थे, उन्होंने चाइना को कॉन्कर करने में कोशिश की, और उनके जितने भी सोल्जर्स थे वो चाइना की तरफ गए हुए थे, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जो जोचिद ब्रांच थी यानी कि इनके जो जोची नाम के जो बेटे थे और तुलिद नाम के जो बेटे थे, वो जो है रशियन ईरानियन बॉर्डर के लिए आपस में लड़ रहे थे। दीज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप द जोचिज फ्रॉम लॉन्चिंग मोर कैंपेन्स इन यूरोप। तो इस वजह से ये यूरोप में और कैंपेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपस में दो भाई लड़ रहे थे। देन इनकी डिफीट इन द वेस्ट, मंगोल सेंट अ स्मॉल एंड अंडर स्टाफ्ड यानी कि लेस सोल्जर्स, जितनी जरूरत थी उससे कम सोल्जर्स इन्होंने इजिप्ट में भेजे। दे वर डिफीटेड बाय द इजिप्ट्स, देयर डिफीट मार्क द एंड ऑफ मंगोल एक्सपेंशन इन वेस्ट। तो इजिप्ट वालों से हारने के बाद इनका उससे आगे का नहीं बॉर्डर ये क्रॉस कर पाए, ठीक है। थर्ड रीजन पढ़ चुके हैं हम, अब फोर्थ रीजन पे आते हैं। इवन दो वेस्टर्न एक्सपेंशन स्टॉप्ड, मंगोल्स कंटिन्यूड देयर कैंपेन इन चाइना एंड दे यूनाइटेड द होल ऑफ चाइना अंडर मंगोल रूल। और कैसे भी करके इन्होंने पूरे चाइना को कब्जा लिया, कोई आसान बात नहीं थी पूरे चाइना को कब्जाना। एट द हाइट ऑफ देयर सक्सेस कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मंगोल रॉयल फैमिली बिकेम स्ट्रॉन्गर। जब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये एम्पायर, तो इनके जो है रॉयल फैमिली के अंदर भी लड़ाइयाँ होने लग गई। और वो किस लिए थी कि भाई हमारा फ्यूचर कैसे होगा, हम अपना बंटवारा कैसे करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री का जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन। मंगोल आर्मी में क्या ऑर्गेनाइजेशन होता था? अमंग द मंगोल आर्मी एवरी एबल बॉडीड फिजिकली फिट एडल्ट मैन वाज अ सोल्जर। यानी कि मंगोलिया के अंदर अगर जो है कोई भी आदमी ऐसा है जो फिट है, वो लड़ सकता है, तो वो सोल्जर है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जाके कोई टेस्ट देना पड़ेगा तब तुम आर्मी के मेंबर बनोगे, नो। ड्यूरिंग वॉर ऑल दीज मेन फॉर्म द आर्मी। और वॉर के टाइम पे हर किसी को भेज दिया जाता था। ग्रोथ ऑफ द आर्मी की बात करें, आफ्टर यूनाइटिंग द मंगोल टाइप, चंगेज खान ने बाकी जगहों को कैप्चर करा। एज अ रिजल्ट बाकी ट्राइब के लोग भी मंगोल आर्मी में जुड़ गए। दिस मेड द आर्मी हेट्रोजेनस, यानी कि मेड ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जहाँ जहाँ ये कब्जा करते रहे उन लोगों को भी अपने आर्मी का मेंबर बना लिया। तो खाली अब मंगोलियंस नहीं थे आर्मी में, बहुत सारे लोग थे। अब डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से थे आर्मी के? पहले टर्किक पीपल थे,
ठीक है? फिर चाइना के लोग भी थे, जिन्होंने मंगोल के रूल को विलिंगली एक्सेप्ट कर लिया था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड किरियट्स और टर्किक पीपल भी सारे नहीं, ये गिवन है। यूइगुर्स और शिनचांग एरिया के जो लोग थे, उन्होंने मंगोल के रूल को विलिंगली एक्सेप्ट करा था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड किरियट्स, जो फर्स्ट मंगोल ट्राइब थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हु हैड अर्लियर फॉट अगेंस्ट चंगेज खान बट वर लेटर एक्सेप्टेड इनटू मंगोल कॉन्फेडरेंसी अलायंस ऑफ ट्राइब्स। ये लोग भी मंगोल की आर्मी के मेंबर्स थे, ठीक है? अब जैसे ही ये मंगोल की आर्मी के अंदर आते थे, तो ये कहते थे कि अब तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी भूल जाओ, कि तुम उस ट्राइब के हो, तुम उस कबीले के हो, या तुम उस वाले एरिया के हो। नहीं, अब तुम मंगोलियन हो, तुम्हें ये याद रखना है। चंगेज खान एंडेड ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज, ठीक है? ही वॉन्टेड ऑल सोल्जर्स टू बी लॉयल टू हिम। वो क्या कहते थे अपने सोल्जर्स को, तुम सिर्फ मेरे लिए लॉयल रहो, नॉट टू अदर ट्राइब्स। नेक्स्ट, इन्होंने डेसिमल सिस्टम बनाया अपनी आर्मी में। ही ऑर्गेनाइज द आर्मी इनटू डेसिमल यूनिट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ 10, 100 एंड 1000 एंड 10,000 सोल्जर्स। लार्जेस्ट यूनिट जो थी इनकी आर्मी के, उसे तुमान बोला जाता था, जिसमें 10,000 सोल्जर होते थे। ईच तुमान इंक्लूडेड सोल्जर फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब एंड क्लैब्स, नॉट जस्ट वन ट्राइब। तो उस तुमान में अलग अलग ट्राइब के अलग अलग क्लैन के लोग होते थे, एक के नहीं। सोल्जर्स कुड नॉट चेंज देयर यूनिट विदाउट परमिशन। एनीवन हु ब्रोक दिस रूल रिसीव्ड हार्श पनिशमेंट। अगर कोई कहे कि मुझे अपना टुकड़ी जो है वो चेंज करनी है आर्मी की, तो नहीं हो सकती बिना परमिशन के। न्यू आइडेंटिटी, मिक्सिंग डिफरेंट टाइप्स रिड्यूस ट्राइबल राइवलरी। अब जब ये बहुत अलग अलग ट्राइब के लोगों को एक टुकड़े में डालते थे, तो वहां पे लड़ाई होने का खतरा कम रहता था। इट गेव सोल्जर न्यू आइडेंटिटी बेस्ड ऑन चंगेज खान इंस्टेड ऑफ देयर ट्राइब। तो इसलिए ये सब इकट्ठे होकर खुश रहते थे और कहते थे हम चंगेज खान की आर्मी है। द न्यू आर्मी सर्व्ड अंडर चंगेज खान 4 सन। इनके 4 बेटों के अंदर में जो है इनकी आर्मी रूल करती थी, और जो आर्मी के कमांडर्स होते थे, उन्हें नौयान कहा जाता था, यानी कि आर्मी कमांडर्स। चंगेज खान ऑनर्ड हिज लॉयल ब्लड ब्रदर्स, यानी कि जो अपने इनके लॉयर ब्रदर्स होते थे ना, उनको ये काफ़ी सारे मतलब कि आप कहोगी ऑनर करते थे, गिफ्ट्स देते थे, ज़मीनें देंगे, जो इनके साथ लॉयर रहते थे। लॉयल फॉलोअर्स ऑफ लोअर रैंक वर कॉल्ड नौकर, ठीक है? तो जो इनके लॉयर फॉलोअर्स थे बट वो लोअर रैंक के थे, उन्हें ये नौकर कहते थे। इनको जो है बॉन्ड्समैन या लॉयल कंपेनियंस भी आप कह सकते हो। द न्यू एरिस्टोक्रेसी, अब इनकी अमीर लोग जो थे, नोबल क्लास जो थे, इन्हें स्टेटस मिला थ्रू लॉयल्टी टू चंगेज खान, नॉट बाय बर्थ और ओल्ड ट्राइबल पोजिशन। तो जो अमीर लोग थे, अगर वो चंगेज खान की साइड ले ले, तो वो एरिस्टोक्रेसी क्लास बन जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है इतने बड़ी रूलर का साथ दे रहे हैं, ऊपर से वो अमीर है। तो इनको वो पोजीशन की, ये नोबल क्लास है, ना ही इसलिए मिली कि ये ट्राइब के मेंबर थे, ना ही ये जो है बाय बर्थ मिली। जस्ट बिकॉज ये अमीर है और इन्होंने चंगेज खान का साथ दे दिया, ये नोबल क्लास बन जाते थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इनका कोरियर सिस्टम, जिसे कहते हैं हम याम। ये हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ये इतने सक्सेसफुल हुए। पहले इनकी मिलिट्री मिलिट्री में से ट्राइबल आइडेंटिटी खत्म कर दी, सब किसके लिए लड़ेंगे, चंगेज खान के लिए लड़ेंगे, तो मिलिट्री में कोई जो है आपस में डिवीजन आने का बात ही नहीं है। नेक्स्ट, इनका सबसे बड़ी ताकतवर जो चीज़ थी वो थी इनका कोरियर सिस्टम, जो चंगेज खान ने खुद ही जो है इंट्रोड्यूस करा था। इसका नाम था याम। तो चंगेज खान क्रिएटेड अ याम, या फिर आपको कोरियर सिस्टम, टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। इतने बड़े एरिया को बिना इंटरनेट के कैसे रूल करते थे ये, या बिना टेलीफोन के, इंटरनेट तो चलो बहुत दूर की बात है। तो कोरियर्स मैसेंजर्स यूज्ड फ्रेश हॉर्सेस केप्ट एट पोस्ट प्लेस्ड एट रेगुलर डिस्टेंसेस। तो क्या होता था, बहुत तेज चलने वाले घोड़ों को ये लोग थोड़ी थोड़ी दूरियों पे रखा करते थे, ठीक है जी? इससे क्या होता था, दिस हेल्प मैसेजेस ट्रैवल क्विकली अक्रॉस द एम्पायर। तो वो तेज चलेगा घोड़ा, हर मतलब आप सोचोगे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पे एक घोड़ा दूसरा वो बदल जाएगा, जल्दी जल्दी फिर मैसेजेस जो है वो पहुंच जाएंगे। दूसरा था कुपकुर टैक्स। द मंगोल नोमैड्स पेड द कुपकुर टैक्स, टैक्स पेड इन हॉर्सेस और लाइव स्टॉक, यानी कि उनको टैक्स में हॉर्सेस और लाइव स्टॉक, यानी कि शीप, बकरियां, भेड़ें, ये सब जो है अपने रूलर को देना होता था। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/10 ऑफ देयर हर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द यम सिस्टम। और इसी यम सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए यम में क्या चाहिए, घोड़े चाहिए ना सबसे ज्यादा, वो लोग दिया करते थे, ठीक है? दे पेड टैक्स विलिंगली बिकॉज इट बेनिफिट द एम्पायर। और इस कुपकुर टैक्स को भी वो लोग खुश होकर देते थे, क्योंकि इससे उनका एम्पायर बढ़िया हो रहा था। इंपॉर्टेंस ऑफ यम की अगर हम बात करें, ये यम कितना इंपॉर्टेंट था, आफ्टर चंगेज खान की डेथ द यम सिस्टम बिकेम इवन बेटर एंड फास्टर, और बढ़िया हो गया। इट अमेज मेनी ट्रैवलर बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड रिलायबिलिटी। जैसे आजकल अमेजोन से एक दिन में पार्सल आ जाता है, वैसे ही उस जमाने में आप समझो कि अगर 5 दिन में कोई खबर पहुंच गई है, तो लोग अमेज हो जाते थे। इट हेल्प्ड ग्रेट खान्स
टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इवेंट्स अक्रॉस द वास्ट एम्पायर। भाई ईरान में क्या चल रहा है वो उनको एम्पायर में बैठ के पता चल जाता था, इस सिस्टम की वजह से, यैम सिस्टम की वजह से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ मंगोल रूल। मंगोल रूल का इम्पैक्ट क्या पड़ा जब इन्होंने इतने सारे एरियाज पे रूल करा, तो लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या लोग खुश थे या क्या लोग खुश नहीं थे। ओके, अब एक बार आप ये पढ़ लो चंगेज खान के बेटों के बारे में। पहले इनके एक बेटे का नाम था जोची, दूसरे का छगताई, फिर ओगडिया और टूले। ये जो पढ़ा था ना, यंगेस्ट सन इनके ये है। इनके ये 4 ब्रांचेस थे और इन्होंने आगे अपना फर्दर जो है क्या करा था, एक्सपेंशन करा था। अब आगे बढ़ते हैं हम कि लोग कितना खुश रहते थे या परेशान रहते थे मंगोल रूल के अंदर में। तो इफेक्ट ऑफ मंगोल रूल क्या हुआ लोगों के ऊपर। द कॉन्कर पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट या फील क्लोज टू देयर नोमैडिक रूलर्स। अब लोगों को क्या पता भाई हमारा रूलर कौन है, वो तो वहाँ मंगोल में बैठे हैं, ऊपर से वहाँ नोमैडिक कम्युनिटी के हैं। लोग रिलेट ही नहीं कर पाते थे। ड्यूरिंग द मंगोल कैंपेन्स मेनी सिटीज वर डिस्ट्रॉयड। और क्योंकि ये सिंपल तरीके से तो लोगों पे रूल नहीं करते थे ना, मारते थे, लूट करते थे आके, वुमेन्स को अबडक्ट करते थे, तो लोग इनको कभी खुश नहीं होते थे, इन्हें दरिंदा टाइप का मानते थे। एग्रीकल्चर लैंड्स को खराब कर देते थे ये फार्मर के, ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट को डिस्टर्ब करते थे, हजारों लोगों को मारते थे, स्लेव्स बना लिया करते थे। तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नोबल से लेके पीजन से लेके एलाइट्स तक, हर किसी को सफ़र करते थे ये, यानी कि सबको मारते थे जाके। तो कोई इन्हें पसंद तो नहीं करता था। ठीक है, इकोलॉजिकल डैमेज इन्होंने बहुत ज़्यादा करा। ईरानियन प्लेट्यू के अंदर, यानी कि जो प्रेजेंट डे ईरान है, अंडरग्राउंड केनाल सिस्टम को इन्होंने मेंटेन नहीं करा। एज अ रिजल्ट डेजर्ट बहुत बढ़ गया वहाँ पे और इकोलॉजिकल डिवास्टेशन हो गया और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो गया। यानी कि उस ईरान के अंदर जहाँ पे अच्छी खासी खेती होती थी, एग्रीकल्चर होता था, एक बहुत अच्छा खासा अंडरग्राउंड केनाल सिस्टम बना था, उस पे इनकी लीडरशिप में ध्यान नहीं दिया गया और वो खराब हो गया। पार्ट्स ऑफ खुरासान, यानी कि जो प्रेजेंट डे ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में आता है, वो तो कभी फुली रिकवर ही नहीं हुआ। जो इन्होंने खराब करा उस वज़ह से डेज़र्ट बन गया। पूरा का पूरा वो जगह बंजर हो गई। पैक्स मंगोलिका, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द वॉर एंडेड, यूरोप एंड चाइना बिकेम कनेक्टेड। ठीक है। द पीसफुल पीरियड इज कॉल्ड पैक्स मंगोलिका, यानी कि मंगोल की पीस। ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रेड एंड ट्रैवल इंक्रीज ग्रेटली। तो एक समय था जब इन्होंने वॉर करना बंद कर दिया और जितना एम्पायर को कब्जा है उसी में चुपचाप रह रहे थे। इस समय में सिल्क रूट पे बहुत ट्रेड हो रहा था और जो है बहुत पीक पे चलता था सिल्क रूट। द ट्रेड रूट नाउ एक्सटेंडेड टू जो है मंगोल एम्पायर की कैपिटल काराकोरम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। ट्रैवलर्स जितने भी होते थे उन्हें ट्रैवल पास मिलता था, पैसा या गिरेजे, जिससे ये चुपचाप वहां से निकल के जा सकते थे। ट्रेडर्स पेड बजट टैक्स, यानी कि ट्रेड टैक्स, टू ट्रैवल सेफली, कि मंगोल के आर्मी के लोग इनको मारेंगे नहीं। बोथ रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल खान, कि भाई उस रास्ते से भी निकल के जाने के लिए ना, सिल्क रूट के या बाकी जगहों के ट्रैवलर्स को टैक्सेस देने पड़ते थे। Now, change in Mongol policy. 1230 से some Mongol leaders wanted to kill peasants and convert farmlands into grazing land. कुछ leaders ने कहा कि हम अनाज वाले जो ये फार्मर्स है, ये जो उगा रहे हैं अनाज, इन्हें मार देते हैं और इनके खेतों को ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारी बकरी यहाँ जाएगी। बट बाय 1270 कुबलिया खान, जो ग्रैंडसन थे चंगेज खान के, उन्होंने अब पीजेंट्स को, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करा और सिटीज को, आफ्टर कॉन्करिंग द साउथ चाइना, जब इन्होंने साउथ चाइना पे कब्जा करा और वहाँ शहर बन रखे थे, इन्होंने उनको प्रोटेक्ट करा। In 1290s, Ghazan Khan, Mongol ruler of Iran, advised Mongol nobles not to loot or harm peasants. Even जब ईरान की तरफ जो भी इनके राजा बन के बैठे हुए थे मंगोल्स के, उन्होंने भी कहा कि आप peasants पे हमला मत करो। This shows that Mongol ruler gradually adopted sedentary ways of governing. अब ये थोड़े इंसान बनते जा रहे थे, आप ये कहो। अब इनके मन में भी थोड़ी फीलिंग्स आ रही होंगी, थोड़ी, कि हम तरीके से रहें, ऐसे थोड़ी है कि एग्रीकल्चर वाले फार्मर्स को मार दो, उनके जगह को कब्जा लो। तो अब ये बातों पे इन्होंने मना करना शुरू करा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब पढ़ते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो मैंने आपको कहा ना, इन्होंने चाइना कब्जा लिया, इन्होंने ईरान कब्जा लिया, ये जगह कब्जा ली, वो जगह कब्जा ली। वहाँ पे चलता कैसा था मंगोल एम्पायर। तो इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे। एडमिनिस्ट्रेटर्स आप प्रेजेंट डे आईएएस ऑफिसर्स की तरह मानो, या फिर आपको हमारे पॉलिटिशियंस की तरह मानो, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह मानो, जो पूरी सरकार को चलाते हैं। तो उस जमाने में भी हर काम राजा तो नहीं करता था, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे। तो वो कैसे काम करते थे ये हम जानेंगे। तो चंगेज खान के टाइम से मंगोल रिक्रूटेड सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फ्रॉम कॉन्कर्ड रीजन्स। अब ये क्या करते थे, जहाँ कॉन्कर करते थे ना जिस इलाके को, वहाँ के समझदार लोगों को उठा लेते थे। अब फिर उनको स्लेव नहीं बनाते थे, गुलाम नहीं बनाते थे, उन्हें दूसरी जगह पे भेज देते थे
गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने के लिए, क्योंकि उन्हें तो सरकार संभालनी आती है। अब आप लो चाइना की बात करो। अब चाइना के जितने भी समझदार एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो चाइना के राजाओं को एडवाइसेस देते थे, ये उन्हें उठा के ईरान में प्लेस कर देते और कहते थे यहाँ चलाओ। और ईरान के एडमिनिस्ट्रेटर्स को उठा के चाइना में रख देते थे और कहते थे भैया यहाँ का सिस्टम चलाओ। तो कितने ज़्यादा समझदार थे ये लोग, चाहिए खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट इन्हें पता था पढ़े हुए लिखे लोगों से काम किस कराना है। अगर चाइना वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स को चाइना में ही छोड़ देते तो क्या होता? वो कुछ आंदोलन वगैरह करने की कोशिश करते, वीक करने की। उन्हें ईरान भेज दिया तो वो वहाँ क्या ही कर लेंगे, ठीक है? तो चाइनीज़ ऑफिशियल वर सेंट टू ईरान and Persian officials were sent to China. They had governed the vast empire. They also reduced the harsh treatment of settled people by the nomads. और फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जाते थे ना, ये नोमैडिक लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करने देते थे, नॉर्मल लोगों को। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें, मंगोल खान्स ट्रस्टेड दीज ऑफिशियल एज दे लॉन्ग एज दे कलेक्टेड टैक्सेस। जब तक इनका एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें सही समय तक टैक्स भेज रहा है, तब तक ये उसे मारते नहीं थे और सोचते थे ये हमारे हक में है। जिस दिन उसने टैक्स नहीं दिया, वो उसे बदल देंगे या उसे मार देंगे। सम एडमिनिस्ट्रेटर बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल, जैसे कि चाइनीज मिनिस्टर थे, इनका नाम मेरे को तो आता नहीं, ये लू लिखा है, ठीक है। एडवाइस उगडगी टू रिड्यूस एक्सेसिव प्लंडर, यानी कि लूटिंग। तो इन्होंने उनके बेटे को, चंगेज़ खान के बेटे को, उनके एक मिनिस्टर ने कहा कि इतनी लूट मत करो, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। द जुवानी फैमिली, यानी कि पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटर, प्लेड अ सिमिलर रोल इन ईरान। नाउ रशीदुन, यानी कि जो वजीर होता था इनका, रशीदुद्दीन ऐसे लिखा है इसे, रोड गजन खान स्पीच आस्किंग मंगोल टू प्रोटेक्ट पीजेंट्स इंस्टेड ऑफ हार्मिंग देम। तो उन्होंने भी यही कहा था, लोगों को ये कहते थे कि भाई पीजेंट्स को अब आप प्रोटेक्ट करो। अब आते हैं थर्ड पे, शिफ्ट टुवर्ड्स द सेटल्ड रूल। धीरे धीरे मैंने आपको कहा ना कि ये नोमैडिक से सेटल्ड लाइफ में जीने शुरू हो गए। इन रीजन फार फ्रॉम द मंगोलियन स्टेपी, स्टेपी यानी कि ग्रासलैंड से दूर, मंगोल्स ग्रेजुअली अडॉप्टेड सेटल्ड वेज ऑफ लाइफ, कि अब ये अपने टेंट लेके भागेंगे नहीं, टेंट को एक जगह पे रख दिया और वहीं रहेंगे, फार्मिंग भी कर लेंगे साथ में, खाली जानवरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। द एम्पायर स्लोली डिवाइडेड इनटू उलूस टेरिटोरियल किंगडम इंस्टेड ऑफ वन यूनाइटेड एम्पायर। अब क्या होने लग गया, इनके छोटे छोटे और किंगडम्स बनने लग गए, यानी कि सेटल्ड किंगडम्स, जहाँ के लोग एक जगह से भाग के दूसरी जगह नहीं गए और वहीं रहना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। अब मंगोल एम्पायर का डिवीजन होना शुरू हो गया था हमारे इनके बेटों के बीच में। पहला था तुलियड ब्रांच, इनके सबसे छोटे बेटे की ब्रांच, जो चाइना को और ईरान को रूल कर रही थी, ठीक है। फिर था जोचिद ब्रांच, इनके जोची नाम के बेटे का एम्पायर, जो रशिया के स्टेपी को रूल कर रही थी, लर्न कर लो इसे। फिर थी छगिताई ब्रांच, जो इनके बेटे, जो ट्रांसॉक्सेनिया को, यानी कि बेसिकली प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन एरियाज को रूल करती थी, ठीक है। और नोमैडिक ट्रेडिशन रिमेन स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंट्रल एशिया एंड द स्टेपीज। तो मंगोल के एरिया में और जो स्टेपी का एरिया था, वहाँ नोमैडिक रीजन तब भी चलता था, बाकी जगहों पे इन्होंने अपने किंगडम्स बना लिए थे, ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इनके चार बेटे थे, जोची, छगताई, ओगडी और टूले, ठीक है। प्रोनाउंस अगर मैं गलत कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे प्रोनाउंस कर रही हूँ कि हमें इनकी स्पेलिंग लर्न हो जाए, एग्जाम में तो स्पेलिंग लिखनी है। तो जोची इनके सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है। दे रूल द गोल्डन होर्ड, यानी कि ये रशियन स्टेपीज को रूल करते थे, रशिया, कजाकिस्तान और यूक्रेन। छगताई ब्रांच के छगताई इनके सेकंड सन थे, ठीक है। दे रूल्ड जो है तुर्किस्तान और ट्रेनोक्सिया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के एरिया है। ओगडेई ब्रांच इनके तीसरे बेटे थे, ओगडेई, ठीक है। ही बिकेम द सेकंड ग्रेट खान आफ्टर चंगेज खान। तो चंगेज खान की सीट किन्हें मिल रही थी, तीसरे बेटे को मिली थी, ओगडेई को। 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। इनके डिसेंडेंट्स लेटर लॉस पावर बिकॉज ऑफ राइवलरी विद द टुलियट्स। तो इनके डिसेंडेंट्स जो थे वो आगे पावरफुल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि वो सबसे छोटे बेटे से लड़ लिए थे। तो टुलू वॉज चंगेज खान ग्रेटेस्ट सन, हिज डिसेंडेंट्स बिकेम मोस्ट पावरफुल। तो सबसे छोटे बेटे के जो आगे के बच्चे थे ना, वो सबसे पावरफुल बने थे। दे फाउंडेड युआन डायनेस्टी इन चाइना, इन्होंने बनाई थी। और खानिद डायनेस्टी इन ईरान, इन्होंने बनाई थी। फेमस तुलियट्स इंक्लूड मोंगे, कुबिलाई खान और हालुगु खान, फेमस तुलियट डायनेस्टी के लोग हैं आगे। तो इनके बच्चे बाद में अलग हो गए थे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चेंजेस आफ्टर चंगेज खान। नाउ, जब चंगेज खान मर गए तो इनकी फैमिली में क्या क्या हुआ। सबसे पहले मंगोल की फैमिली का ही डिवीजन हो गया। ओवर टाइम द डिसेंडेंट्स, यानी कि इनकी फ्यूचर जनरेशन जो है, इन्होंने सेपरेट लीनियज ग्रुप बना लिया। इन्होंने आपकी बुक में एक
डायग्राम दे रखा है फैमिली ट्री करके कि अब इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग लीनियज बना ली इनके बेटों में। एज द रिजल्ट द यूनिटी ऑफ मंगोल फैमिली बिकेम वीक। रादर देन ये कहे हम चारों भाई इकट्ठे हैं, इन्होंने खुद को अलग कर लिया और अपनी अपनी लीनियज बना ली। राइवली इंक्रीज्ड अमंग द कजन क्लैंस। अब चारों भाई तो आपस में लड़ ही लड़े, बट चारों भाई के जो आगे के बच्चे थे वो कजन्स ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो चारों तो आपस में लड़े या नहीं लड़े, इनके आगे के बच्चों ने लड़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा जो है पावरफुल कौन बना था? तुलियत। तुलियत ब्रांच जो थी, यानी कि इनके छोटे बेटे की ब्रांच सबसे। तो द तुलियत ब्रांच यानी कि जो डिसेंडेंट्स थे तुले के, वो चाइना और ईरान पे रूल करने गए सबसे इंपॉर्टेंट जगहों पे। They had the support of many educated writers and scholars. So they wrote history from their own point of view. Now, changing image of Genghis Khan. Persian historians जो थे, ठीक है, डिस्क्राइब चंगेज खान मैसाकर्स इन एग्जैचुरेटेड नंबर्स। तो उन लोगों ने चंगेज खान ने जितने लोगों पे लूट करी, हमले करे, उसे बहुत एग्जैजरेट करके लिखा था। जैसे आजकल हम पढ़ते हैं ना, दरिंदों की तरह दिखते हैं हमें मंगोल्स के, ऐसे कब्जा करने जाते थे, तो वो हमें नहीं पता कि वहाँ क्या होता था। हमने ईरान के लोगों ने जो लिखा था, पर्शियन लोगों ने जो लिखा था, बाकी लोगों ने लिखा था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है। एन आई विटनेस सेड ओनली 400 सोल्जर्स डिफेंडेड बुखारा, but a Persian chronicle claimed 30,000 soldiers were killed. तो एक आई विटनेस ने कहा कि 400 लोग मिले थे, और लिखा है, रिटन में लिखा आ गया कि 30,000 सोल्जर्स वर किल्ड। दे स्टिल प्रेज्ड चंगेज खान बट ऑल्सो सेड दैट द वायलेंट किलिंग्स हैड एंडेड। ठीक है जी। तो वो उसके बाद भी, चंगेज खान के जाने के बाद भी उन्हें प्रेज तो करते थे, बट कहते थे चलो वायलेंट किलिंग्स जो है वो खत्म हो गई हैं। Why did they do this? The Descendants wanted to appear as better rulers, so they adopted sedentary lifestyle. Descendants कौन? इनके आगे के बच्चे और जो इनके पोते थे, उनको एक बहुत क्रूअल राजा के रूप में लोगों के सामने नहीं रहना था, तो इन्होंने सेडेंट्री यानी कि सेटल्ड लाइफ, नोमैडिज्म को छोड़ दिया। सो दे हाईलाइटेड देयर पीसफुल रूल वाइल कीपिंग चंगेज खान की लेगेसी अलाइव। ठीक है, तो इन्होंने पीसफुल रूल भी करा और अपने दादाजी की लेगेसी को अलाइव भी रखा। एक अच्छे रूलर की तरह इन्होंने खुद को दिखाना शुरू करा। अब इन्होंने लगाया यासा, यानी कि एक लॉ कोड। यासा किया लॉसा वॉज द सेट ऑफ लॉज ऑर्डर्स एंड डिक्रीज ऑफ चंगेज खान। जो चंगेज खान के बनाए हुए लॉज थे, उनको इन्होंने अपने यहाँ लगाया। ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस एट द कुरिल्ताई, जो असेंबली थी मंगोल जी उसकी, 1206। इट मेनली डेल्ट विद द आर्मी, हंटिंग एंड द पोस्टल सिस्टम याम। By the 13th century, Yasa came to mean the complete legal course of Genghis Khan. मिड 13th सेंचुरी में तो सबसे बड़ा लीगल कोड चंगेज खान का यासा ही था। अब इंपॉर्टेंस ऑफ यासा क्या थी? इस यासा के बेसिस पे ही इन्होंने सब पे रूल करा था। बाय द मिड 13th centuries, मंगोल built the largest empire in the world. They ruled over urban cities with their own history, culture and laws. तो इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर, जिन पे शहर भी है, अपने कल्चर है, मेसोपोटामिया एरिया, ये वो हर जगह इन्होंने जाके रूल कर लिया था। कैसे? बिकॉज ये लोगों के जो है, इनका जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आर्मी का हो, कोरियर सिस्टम का हो, सब कुछ। सिंस द मंगोल वर न्यूमेरिकल माइनॉरिटी स्मॉल इन नंबर, दे नीडेड टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट रूल। अब ये कब्जा तो बाकी बड़े बड़े शहरों पे, जगहों पे कर रहे थे, और इनकी अपनी आइडेंटिटी क्या थी मंगोल्स की? नोमैडिक ट्राइबल लोगों की। अब वो उनको उन्हें बचा के रखना था कि ये नहीं हमारी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाए इनके ऊपर रूल करते हुए, हम भी ईरान और चाइनीज जैसे बन जाए, नो। तो इसलिए इन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। यासा वॉज प्रोबेबली अ कलेक्शन ऑफ मंगोल कस्टम एंड ट्रेडिशन। तो यासा के अंदर मंगोल ट्रेडिशंस के बारे में लिखा है। इट वॉज प्रेजेंटेड एज द लॉ ऑफ चंगेज खान। दिस मेड चंगेज खान अपीयर एज अ लॉ गिवर लाइक मूसे और सुलेमान। सुलेमान की तरह, मूसे की तरह इनको एज अ लॉ गिवर दिखाया। इंपॉर्टेंस क्या थी यासा की? यासा यूनाइटेड द मंगोल थ्रू शेयर्ड बिलीफ। इट स्ट्रेंथन देयर लॉयल्टी टू चंगेज खान एंड उनके डिसेंडेंट्स। ठीक है। Even after adopting sedentary ways of life, it helped the Mongols to preserve their ethnic identity. तो इस यासा की वजह से, ये जो इन्होंने अपना लॉ बनाया था, इसकी वजह से इवन तो अब ये नोमैडिज्म नहीं कर रहे थे, तो नहीं जा रहे थे, एक जगह पे टिक के रह रहे थे, बट इनकी वो अपनी आइडेंटिटी की हम मंगोलियंस हैं, वो ये नहीं बोले। इट ऑल्सो गिव देम अथॉरिटी टू अप्लाई देयर लॉज इन कॉन्कर्ड रीजन। तो कंक्लूजन क्या हुआ? चंगेज खान ने अपनी हिस्ट्री खुद तो नहीं लिखी, मे नॉट हैव रिटन द कंप्लीट यासा हिमसेल्फ, बट इट वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज आइडियाज। तो जो कुछ भी उनके आइडियाज थे कि ऐसा मिलिट्री चलेगी, ऐसा कोरियर सिस्टम चलेगा, ये सब होगा, हम ऐसे रहेंगे, वो सब यासा में लिख दिया गया था। विद दिस आता है हमारा लास्ट टॉपिक, लेगेसी ऑफ चंगेज खान। अब चंगेज खान के बारे में आप बातें पढ़ोगे कि उनको लोग कितना मानते थे, कितनी नफरत करते थे, और उनके बारे में हमें जानने को कैसे मिलता है।
तो लिमिटेड सोर्सेज है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट मंगोल्स एक्सेप्ट लोगों के द्वारा लिखी गई बातें। सिंस मंगोल्स राइट वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स, वो तो भाई लड़ते ही रहते थे, लिखने पढ़ने का टाइम थोड़ी था उन पे। इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हाट इंस्पायर्ड देम टू बिल्ड सच अ वास्ट एम्पायर, कि एक इतने से बच्चे के दिमाग में ये चीज़ कैसे आई, जो जिसके फादर का भी मर्डर हो गया था, कि मैं वर्ल्ड एम्पायर बनाऊंगा। हाउएवर चंगेज खान के आइडिया कंटिन्यू हुए इन हिज लेटर जनरेशन। इन्फ्लुएंस ऑन तिमूर, तिमूर कौन है? इन द लेट 14th सेंचुरी तिमूर वांटेड टू बिल्ड अ यूनिवर्सल एम्पायर, एक वर्ल्ड एम्पायर बनाना था तिमूर को। तिमूर कौन है? मैंने यहाँ लिखा है तिमूर वाज कॉल्ड तमिलियन, एक सेंट्रल एशिया के कॉन्करर थे ये, ठीक है। इन्होंने तिमुरिद एम्पायर बनाया था, जो समरकंद में था, प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है। इनका चंगेज खान को इन्होंने ना अपना रोल मॉडल टाइप मान लिया था तिमूर ने, ठीक है। लेट 14th सेंचुरी की बात है। ही वांटेड टू बिल्ड अ यूनिवर्सल एम्पायर। अब तो बहुत आगे की बात हो चुकी है ये, मंगोल एम्पायर के बाद की बात है ये थोड़ी। तो ही वाज नॉट अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान तो 14th सेंचुरी तक मर चुके थे। ये उनके कोई भी डिसेंडेंट नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे। सो इन्होंने खुद को डिक्लेयर करा गुरेजन, यानी कि मैं सन इन लॉ हूँ, मैं तो दामाद हूँ चंगेज खान का, टू गेन लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए कि मेरे को लोग रूल करने दें यहाँ पे, मैं भी चंगेज खान से एसोसिएटेड हूँ। इन्होंने खुद को उनका क्या लिखा है, जुर्गन बनना शुरू कर दिया, यानी कि सन इन लॉ। चंगेज खान इन मॉडर्न मंगोलिया, आज के लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? आफ्टर द एंड ऑफ सोवियत यूएसएसआर कंट्रोल, मंगोलिया जो है इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। जब यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत यूनियन था, तो तब मंगोलिया यूएसएसआर के अंदर आता था। द कंट्री रिगार्ड्स चंगेज खान एज नेशनल हीरो, आज भी ये चंगेज खान को अपना नेशनल हीरो मानते हैं। हिज अचीवमेंट्स आर रिमेंबर्ड विद प्राइड एंड ही हैज बिकम अ आइकॉनिक फिगर हु इंस्पायर मंगोलियन नेशनल आइडेंटिटी। तो ये इनको अपने हीरो की तरह मानते हैं। विद दिस ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और इस तरीके से हमने बहुत ही बड़ा चैप्टर अपने इस पूरी बुक का कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस चैप्टर को ना नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें स्टडी करो, क्योंकि ये चैप्टर की हेडिंग सही से नहीं गिवन है। इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मिलिट्री का क्या रोल है, यासा क्या है, कोरियर सिस्टम क्या है, एक बिग हेडिंग के अंदर में लिखा हुआ है, और हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। एक ही के अंदर समझा दिया, कब चाइना पे रूल करा, कब ईरान पे, कब लीनियज बनी। तो इसीलिए मैंने परफेक्ट नोट्स बना दिए हैं विद क्वेश्चंस, वहाँ से जाके आप नोट्स एक्सेस कर लो। और नोट्स के बाद में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, उसके लिए सेकंड चैनल खोल दिया है सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज करके, उसे जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ